हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए जो भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने पीवाईक्यू सेशन भी स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करेंगे और इस सेट में प्रैक्टिस सेट में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के अलावे जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बैकअप विधि अंतिम बैकअप के बाद से केवल बदली गई फाइलों की प्रतिलिपि बनाती है, भंडारण की बचत करती है, लेकिन पुनर्स्थापना के लिए कई फाइलों की आवश्यकता होती है। यह कौन सी विधि है? फुल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप या स्नैपशॉट बैकअप? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंक्रीमेंटल बैकअप, ऑप्शन सी। ये क्या होता है? तो इंक्रीमेंटल बैकअप में सबसे पहले हम लोग फुल बैकअप बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बैकअप में केवल वही फाइलें शामिल होती हैं जो पिछली बार बैकअप लेने के बाद बदली गई थी। जैसे अगर हम लोग ये फाइल 1 नाम दे दे इसका और इसमें हमने 3 लाइन लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस 3 लाइन के लिए हम लोग फुल बैकअप कर लिए हैं। इसके बाद चौथा लाइन यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 4th लाइन लिखते हैं हम लोग, तो 4th लाइन का ये अलग बैकअप बना देगा और ये इसका एक्सटेंशन बनाएगा, यानी फाइल नंबर 2, ठीक है। अगर हम इसके बाद 5th लाइन लिखते हैं, 6th लाइन लिखते हैं और तब हम इसका इंक्रीमेंटल बैकअप करते हैं, तो अब ये नेक्स्ट फाइल में 5th और 6th जो है इसको नेक्स्ट फाइल बना करके स्टोर कर लेगा और जिसका नाम दे देगा 3। और ये तीनों फाइल जो है एक दूसरे से लिंक होती हैं। तो जैसे जैसे हम इंक्रीमेंटल बैकअप करते जाते हैं तो उसके पहले वाले यानी जहां तक हम लोग बैकअप किए थे उसको छोड़ करके बाकी के जो चेंजेस हुए हैं उसको ये अलग फाइल में सेव करता है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि बैकअप हमारा तेज होता है, ठीक है, स्टोरेज भी कम चाहिए और नेटवर्क की खपत हमारे पास कम होती है। फुल बैकअप क्या होता है? इसमें किसी भी सिस्टम के डिवाइस के या सर्वर पर मौजूद जितना भी हमारा डेटा फाइल है, क्या है, जितना भी हमारा डेटा फाइल है उसको एक बार में यानी कि 1 टाइम में हमारा बैकअप करता है, कॉपी करता है। डिफरेंशियल बैकअप क्या है? तो यह एक ऐसा बैकअप विधि है जो पिछले पूर्ण बैकअप के बाद का परिवर्तन बैकअप लेती है, ठीक है। जैसे कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास इसी एग्जांपल को देखें हम, ये हमारे पास एक फाइल है जिसमें हमारे पास 1, 2 और 3 इतने फाइल का हमने क्या किया है, फुल बैकअप ले लिया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग 4 करते हैं, ठीक है, 4, तो इसके बाद अगर हम लोग बैकअप करेंगे तो ये क्या करेगा, 1 से लेकर के 4 तक पूरा का पूरा बैकअप हमारे पास बना देगा, ठीक है। डिफरेंशियल बैकअप में अगर हमारे पास 5 किए, 6 किए, 7 किए, ठीक है, तो ये अब इसके बाद ये 5, 6, 7 जब तक हम फुल बैकअप नहीं करते हैं तब तक ये उतना ही करेगा और जब फुल बैकअप करेंगे तो ये पूरे पूरे फाइल को इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। तब स्नैपशॉट बैकअप क्या होता है? ये कोई बैकअप नहीं है, सिस्टम पे किसी टाइम पे, ठीक है, जैसे हम पिक्चर लेते हैं ना स्नैपशॉट, उस टाइप का ये है, ये कोई बैकअप विधि नहीं है। किस प्रकार का नेटवर्क लीड लाइनों या सैटेलाइट लिंक का उपयोग करके विभिन्न शहरों में शाखा कार्यालय को जोड़ता है? विभिन्न शहरों यानी कि अलग अलग शहर में। लैन, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क जिसको वैन बोलते हैं और पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको पैन बोलते हैं। तो विभिन्न शहरों में कौन यूज होता है? तो पढ़िए इसको, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन क्योंकि उच्च गति शक्ति प्रदान देता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्योंकि यह एक शहर को जोड़ता है, एक शहर को नहीं बोला है, क्या बोला है, विभिन्न शहरों को। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्योंकि ये बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में फैला होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। आइए हम इन ऑप्शंस को भी समझते हैं। लैन जो होता है हमारा, ये एक बिल्डिंग में, ठीक है, एक बिल्डिंग में अगर हमारे जैसे कोई ऑफिस है, कोई स्कूल है, उस टाइप को ये लाइन से हम लोग कनेक्ट करते हैं। इसके बाद बाकी तो आप देख ही लिए, मेट्रोपॉलिटन जो होता है एक शहर में
कनेक्शन देता है और वाइड एरिया नेटवर्क विभिन्न शहरों में। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है हम ये समझते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है सबसे छोटा व्यक्तिगत कंप्यूटर नेटवर्क है, यानी हमारा जो है वो पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो किसी भी व्यक्ति के इर्द गिर्द 10 मीटर की दूरी में, लगभग में 10 मीटर की दूरी में जितने भी डिवाइस होते हैं उनको ये कनेक्ट करता है। ठीक है, ये डिवाइस आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपके पास फोन है, लैपटॉप है, स्मार्ट वॉच है, और एक मान लेते हैं हम जैसे ईयरबड्स है, ठीक है, हेडफोन है, हॉटस्पॉट है, ठीक है, वायरलेस कीबोर्ड है, वायरलेस माउस है। ठीक है, तो इन सबको जिससे हम कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, पैन। अच्छा, इन सबको हम कनेक्ट किससे करते हैं, तब पता होगा। इन सबको हम कनेक्ट जनरली करते हैं या तो ब्लूटूथ से, किससे, ब्लूटूथ से या वाईफाई से। तो इसी ब्लूटूथ को और वाईफाई को हम क्या बोलते हैं, पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब ब्लूटूथ से हम अपना पैन बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू पैन। ठीक है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो पैन कुछ होता नहीं है, अगर ब्लूटूथ से हम अपने जितने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उस नेटवर्क को हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि पैन। ठीक है, तो ये देखिए पैन है आपका, पैन से बड़ा लैन होता है, लैन से बड़ा मैन होता है, मैन से बड़ा वैन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पिछली स्लाइड के समान लेआउट, ये गलत है, लेआउट, समान लेआउट के साथ एक नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यानी जैसा हमारा पिछला स्लाइड है उसी के समान हमको लेआउट चाहिए नई स्लाइड में, तो हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम या कंट्रोल प्लस इंटर। इसमें कौन सा यूज करते हैं, तो हम इसमें यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एम। क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एन, सॉरी एम। कंट्रोल प्लस एन क्या होता है, तो ये नया प्रेजेंटेशन बनाता है। क्या कहता है हमारे पास, ये नया प्रेजेंटेशन बनाता है, ये नया स्लाइड ऐड नहीं करता है, ये नया फाइल ही बना देता है। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, यहाँ कंट्रोल एम था, या कंट्रोल के साथ शिफ्ट है, जब कंट्रोल साथ शिफ्ट हम लगाते हैं तो ये नया स्लाइड तो ऐड करता है लेकिन ब्लैंक लेआउट बनाता है हमारा। ब्लैंक मतलब खाली, पीछे वाला लेआउट को ये कॉपी नहीं करता है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस इंटर क्या करता है, तो जो हम जहां टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, हमारे टेक्स्ट एरिया में अगर कर्सर है तो वहां से हमारा स्लाइड को ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का जो होता है वो उपयोग होता है। ठीक है, यहां समझते हैं। ये जैसे हमारा बोलते हैं हम इसको क्या, इसको हम बोलते हैं स्लाइड पेन, और ये मेरा होता है क्या, राइटिंग एरिया, वर्किंग एरिया। तो जब हमारा कर्सर इधर है तो इसके लिए हमको दबाना पड़ेगा क्या, कंट्रोल प्लस इंटर। ठीक है, लेकिन जब इधर हम किसी स्लाइड पे हैं तो यहां से हमको नया स्लाइड ऐड करने के लिए हमको दबाना पड़ेगा CTRL प्लस एम। क्या, CTRL प्लस एम दबाना पड़ेगा, तब यहां नया स्लाइड ऐड होगा। और इस कर्सर में हम कहीं लिख रहे हैं तो कंट्रोल प्लस इंटर दबाने पे हमारा नया स्लाइड जो है वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है हमारे पास क्या, कौन सा कंप्यूटर पोर्ट हाई स्पीड सीरियल ट्रांसफर, याद रखेंगे किसके लिए, सीरियल ट्रांसफर, पावर सप्लाई, प्लग एंड प्ले समर्थन प्रदान करता है और कीबोर्ड, प्रिंटर और स्टोरेज जैसे डिवाइस को कनेक्ट करता है। हमको कैसा ट्रांसफर चाहिए, सीरियल चाहिए। तो क्या पैरेलल होगा, ये नहीं होगा। अब बचा हमारे पास सीरियल और यूएसबी और PS/2 पोर्ट। तो अभी हम लोग फिलहाल जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं यूएसबी पोर्ट। ठीक है, पहले हम लोग ये सब पोर्ट यूज करते थे, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट और PS/2 पोर्ट। ठीक है, क्या होता है तो हम देखते हैं, पैरेलल पोर्ट जो है, पैरेलल पोर्ट भी सेम काम करता है, यानी कि पहले के डिवाइस में काम करता था सेम उसी तरह जो यूएसबी पोर्ट करता है। प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, एक्सटर्नल डिवाइस जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया या पुराना गेम कंट्रोल हो गया, उस सबको जोड़ने के लिए ये पैरेलल पोर्ट का यूज होता था। और पैरेलल पोर्ट जो है एक बार में 1 बाइट डाटा भेजता है। कितना भेजता है, 1 बाइट डाटा भेजता है, यानी कि 8 बिट डाटा ये एक बार में भेजता है। और सीरियल पोर्ट जो होता है
वो आपका एक बार में 1 बिट डाटा भेजता है। कितना भेजता है? 1 बिट डाटा भेजता है। और सीरियल पोर्ट जो इसका उपयोग हम लोग पुराने जमाने में, ठीक है, पुराने जमाने में कीबोर्ड और माउस जो हम लोग कनेक्ट करते थे इसी से कनेक्ट करते थे। कीबोर्ड और माउस इसी से कनेक्ट करते थे। अब इसका यूज जो है वो आपका मेनली यूज किया जाता है रूटर को कनेक्ट करने के लिए। अगर पूछा जाए तो अभी के जमाना में मेनली यूज किया जाता है रूटर को कनेक्ट करने के लिए, और मेडिकल फील्ड में कोई डिवाइसेज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट का यूज किया जाता है। वैसे अब पर्सनल कंप्यूटर में इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। PS/2 पोर्ट क्या है? तो ये भी आपका कीबोर्ड और माउस के लिए यूज करता है, ठीक है, कीबोर्ड और माउस के लिए यूज करता है। देखिए सीरियल पोर्ट भी करता था, ठीक है, लेकिन सीरियल पोर्ट में हम बाकी सारा चीज भी कनेक्ट कर सकते थे, रूटर भी कनेक्ट कर सकते थे और भी बहुत चीज कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन PS/2 पोर्ट में स्पेसिफिक कीबोर्ड और माउस ही होता था, इसके अलावा कोई चीज ऐड नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में ये सब पोर्ट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अब केवल और केवल एक ही पोर्ट काम करता है जिसको हम बोलते हैं USB पोर्ट। आइए हम इन पोर्ट्स को भी देखते हैं। जैसे ये है आपका USB पोर्ट है, ये 6 टाइप के USB पोर्ट होते हैं, सबके नाम है। ये बोलते हैं USB-A, इसको बोलते हैं USB-B, ये है USB-C, ये है USB मिनी और ये USB माइक्रो। ये होते हैं आपके पैरेलल पोर्ट, इसमें देखिए पिन ज्यादा है, ठीक है। और ये होता है सीरियल पोर्ट, दोनों देखने में एक जैसे हैं, बस अंतर ये है कि सीरियल पोर्ट में पैरेलल पोर्ट की अपेक्षा पिन जो होते हैं वो कम होते हैं। ये देखिए ये है आपका PS/2 पोर्ट। इसमें ये पोर्ट जो होता था ये आपका कंप्यूटर के कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए जो होता था, और ये जो पोर्ट है आपका कंप्यूटर के माउस को कनेक्ट करने के लिए जो होता था। इसके अलावा हम इसमें कोई चीज कनेक्ट नहीं कर सकते थे। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट बोलता है क्या, एक उपयोगकर्ता नोटिस करता है कि क्लाउड प्लेटफॉर्म पर फाइलें अपलोड करना समान आकार की फाइल को डाउनलोड करने की तुलना में बहुत धीमा है। सबसे उपयुक्त तकनीकी कारण क्या है? ठीक है, अगर क्लाउड प्लेटफॉर्म पर हम फाइल अपलोड करते हैं और उसी आकार का हम फाइल डाउनलोड करते हैं तो फाइल अपलोड करना हमारा जो है वो धीमा काम करता है फाइल डाउनलोड करने की अपेक्षा। इसका कारण क्या है? बोलता है क्लाउड सर्वर सुरक्षा के लिए अपलोड गति सीमित करता है। अपलोड डेटा हमेशा 2 बार इनक्रिप्ट किया जाता है। इंटरनेट कनेक्शन में आमतौर पर एसिमेट्रिक बैंडविड्थ होती है। अपलोड करने के लिए डाउनलोड करने की तुलना में अधिक CPU प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है सी। इंटरनेट कनेक्शन में आमतौर पर एसिमेट्रिक बैंडविड्थ होती है। अच्छा, बैंडविड्थ क्या होता है? तो बैंडविड्थ जैसे हम समझ सकते हैं कि स्पेस, जैसे मान लेते हैं कि हमारे इंटरनेट के लिए इतना स्पेस एलोकेट किया गया है, ठीक है। तो इसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो अपलोडिंग के लिए होता है, कुछ पार्ट डाउनलोडिंग के लिए होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ जो कनेक्शन होता है, जो केबल या DSL कनेक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि इस बैंडविड्थ का बहुत ज्यादा हिस्सा, जैसे मान लीजिए अप्रोक्स इतना हिस्सा, ठीक है, इसको 2 पार्ट में बांटे तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है आपका ये डाउनलोडिंग के लिए यूज होता है और ये नीचे वाला क्या हिस्सा होता है? अपलोडिंग के लिए। तो आप देख रहे हैं कि डाउनलोडिंग को बहुत ज्यादा बैंडविड्थ दिया गया है अपलोडिंग की अपेक्षा, ठीक है। तो DSL कनेक्शन में ये आपका जो है वो नेटवर्क का डिजाइन ही है कि डाउनलोडिंग के लिए ज्यादा बैंडविड्थ देना है और अपलोडिंग के लिए कम बैंडविड्थ देना है, जिसके चलते यूजर को तेज इंटरनेट की सुविधा मिल सके। क्योंकि इंटरनेट पे डाउनलोडिंग का काम ज्यादा होता है, अपलोडिंग का काम कम होता है, ठीक है। अपलोड बहुत कम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यूट्यूब देख रहे हैं आप, तो यूट्यूब पे कितने लोग वीडियो डालते हैं, लेकिन उस पे देखने वाले लोग बहुत ज्यादा है। जब आप वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले वीडियो आपका सर्वर से आपके फोन में डाउनलोड होता है, उसके बाद वो आपको दिखाता है। तो जब भी आप कोई चीज देखते हैं तो सबसे पहले सर्वर से आपके फोन में डाउनलोड होता है, इसलिए डाउनलोडिंग के लिए हमेशा बैंडविड्थ ज्यादा दिया जाता है ताकि यूजर को तेज इंटरनेट की सुविधा मिल सके। क्लियर है? और जानबूझकर डाउनलोडिंग को धीमा रखा जाता है। नेक्स्ट है अपने पास प्रोग्राम पहले से चल रहे होने के दौरान एक नया रिक्त दस्तावेज खाली
डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आमतौर पर कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्या बनाना है हमको? खाली डॉक्यूमेंट बनाना है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, नया फाइल बनाना है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कंट्रोल एन जो होता है वो नया फाइल बनाने के लिए होता है। अच्छा, कंट्रोल ओ क्या होता है? तो जो फाइल पहले से मौजूद है उसको खोलने के लिए, यानी उसको ओपन करने के लिए। और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो है, जो एप्लीकेशन अभी चल रहा है, जो फाइल अभी खुला हुआ है उसको बंद करने के लिए। और कंट्रोल प्लस F2 जो है वो आपका प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए होता है। अच्छा, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? तो प्रिंट करने के समय हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा उसे हम प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। तो अगर आप कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं तो आपको इस टाइप का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां से आप यहां से उसको प्रिंट कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, जैसे मैं इस पावर पॉइंट स्लाइड को आपको दिखा रहा हूं, तो इस अगर स्लाइड पर प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस F2 से हम क्या कर सकते हैं? इसे प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, कोई उपयोगकर्ता किसी कक्ष में, किसी सेल में सूत्र A1 प्लस B1 इंटू C1 टाइप करता है तो एक्सेल के संचालन के मानक क्रम के अनुसार जो गणना पहले प्रदर्शित करती है, इसमें से कौन सा जो है कैलकुलेशन पहले होगा? A1 प्लस B1, A1 प्लस C1, B1 इंटू C1 या A1 प्लस B1 इंटू C1। तो ये देखिए डी, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ब्रैकेट कहीं है नहीं, तो डी तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, A1 प्लस C1 है नहीं, A1 के बाद B1 है, फिर इसके बाद ये C1 है, तो ये भी होगा नहीं। अब बचा हमारे पास कौन सा? A और C। तो इसमें भी जो क्या बोलते हैं एक्सेल है वो भी आपका बोडमास का रूल फॉलो करता है। ठीक है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, एक सेकंड ये छूट गया, बोडमास, फिर एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले काम किसका हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट अपने पास है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन है नहीं, और क्वेश्चन देखिए हम तो ऐड और मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले काम किसका होता है? मल्टीप्लाई का, यानी B1 इंटू C1 का काम पहले होगा, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोलता है? एक नेटवर्क डिवाइस लैन को छोटे खंडों में विभाजित करता है। एक नेटवर्क डिवाइस है, ये सब क्या नेटवर्क डिवाइस है, ये लैन को छोटे खंडों में विभाजित करता है, ट्रैफिक को कम करता है और मैक एड्रेस का उपयोग करता है। ठीक है, कौन सा डिवाइस जो कि मैक एड्रेस का उपयोग करता है लेकिन आईपी एड्रेस का उपयोग नहीं करता है? कौन सा उपकरण विवरण से मेल खाता है? यानी कह रहा है कि इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि आपका मैक एड्रेस का यूज करता है, ये आईपी एड्रेस का यूज नहीं करता है? रूटर, ब्रिज, रिपीटर या गेटवे? तो इनमें से आपका जो होता है वो ब्रिज होता है। ब्रिज जो होता है वो मैक एड्रेस का यूज करता है। किसका यूज करता है? मैक एड्रेस का यूज करता है। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं नेटवर्क स्विच। क्या बोलते हैं हम लोग? नेटवर्क स्विच। अच्छा, राउटर जो है वो आईपी एड्रेस का यूज करता है। क्या करता है? हमसे बोला जाता है कि आईपी एड्रेस यूज करने के लिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है? राउटर हो जाता है। और ब्रिज कौन सा यूज करता है? मैक एड्रेस का। क्लियर है? रिपीटर क्या होता है? नाम से क्लियर है, रिपीट यानी कि बार बार रिपीट करना। तो वैसा सिग्नल जो कि कमजोर हो चुका है उसको रीजनरेट करता है, मजबूत करता है, फिर से वापस आगे भेजता है। और गेटवे क्या होता है? तो यह दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। जैसे अगर हम मान लें कि हमारे पास एक नेटवर्क है लैन, हमने पीछे देखा है, और दूसरा नेटवर्क है वैन। ये लोकल एरिया नेटवर्क है और ये वाइड एरिया नेटवर्क है। इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो इनके बीच हमको एक डिवाइस डालना पड़ेगा, जिस डिवाइस को हम बोलते हैं गेटवे। तभी ये दोनों अलग अलग डिफरेंट जो है नेटवर्क वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, विच फीचर इन एमएस वर्ड रिड्यूसेस द फाइल साइज ऑफ ए डॉक्यूमेंट बाय कंप्रेसिंग इट्स एक्सएमएल कंपोनेंट? इनमें कौन सा फीचर जो है एमएस वर्ड के फाइल साइज को रिड्यूस करता है? कॉम्पैक्ट एक्सएमएल, फास्ट सेव, बाइनरी पैकेजिंग या जिप पैकेज कंप्रेशन? तो ये इसका आंसर है आपके पास डी, जिप पैकेज कंप्रेशन। अच्छा, कॉम्पैक्ट एक्सएमएल क्या है? तो कॉम्पैक्ट एक्सएमएल जो है
ये इस टाइप का कोई कमांड ही नहीं होता है। फास्ट सेव क्या है? तो फास्ट सेव जो है आपका, ये पुराने वर्जन का जो वर्ड था, जो पहले जमाने में वर्ड ऑफिस था, उसमें ये सुविधा देता था फाइल का जो बदला हुआ हिस्सा है, ठीक है, जैसे हम इंक्रीमेंटल बैकअप में देखे थे इंक्रीमेंटल बैकअप में, तो जो कि बदला हुआ हिस्सा है वही इसको सेव करने का मौका देता है, जिसके चलते हमारा डॉक्यूमेंट जो होता है वो जल्दी सेव होता है। ठीक है, बाइनरी पैकिंग जो है ये भी डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करने का कोई विधि नहीं है, तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट बोलता है एमएस एक्सेल में कौन सा डिफॉल्ट व्यू पंक्तियों, कॉलम और ग्रिड लाइनों को प्रदर्शित करता है? कौन सा व्यू है जिसमें हम लोग पंक्ति, कॉलम और ग्रिड लाइन इन सबको देख सकते हैं? पेज लेआउट, नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू या कस्टम व्यू? तो इसका आंसर है आपके पास नॉर्मल व्यू। क्या है? नॉर्मल व्यू। पेज लेआउट क्या होता है? तो यह दिखाता है कि एक्सेल वर्कशीट को जब हम प्रिंट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, अच्छा, पेज ब्रेक व्यू क्या होता है? तो यह दिखाता है कि प्रिंटिंग के समय पेज कहां से ब्रेक होगा। ठीक है, पेज हमारा जो है वो कहां से ब्रेक होगा। और कस्टम व्यू में हम अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं कि एक्सेल को व्यू करने पे वो कैसा दिखाई देगा। जैसे यहां समझते हैं हम, ये देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको डिफॉल्ट में जो है वो कॉलम और पंक्ति तथा ये जो ग्रिड लाइन आपको ऐसे दिख रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा व्यू है आपका? नॉर्मल व्यू। यहां से ब्रेक करके आप देख सकते हैं, देखिए आपको यहां दिखा रहा है कि पता चलेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है कहां से ब्रेक होगा और कहां से प्रिंट होगा। ठीक है, पेज लेआउट में वो दिखाता है कि प्रिंट होने के समय कैसा होगा, वो लैंडस्केप में प्रिंट होगा या पोर्ट्रेट में प्रिंट होगा, ये हमें यहाँ पे बताता है। और कस्टम व्यू हम यहाँ से कर सकते हैं। ये सारे टैब जो आते हैं वो व्यू टैब के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? किसके अंतर्गत आते हैं? व्यू के अंतर्गत आते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बोलता है एक बिजी ई कॉमर्स वेबसाइट अचानक क्रैश हो जाती है। अचानक क्रैश हो जाती है क्योंकि एक ही समय में उसके सर्वर पर हजारों नकली ट्रैफिक रिक्वेस्ट आ जाते हैं। किस तरह के साइबर अटैक के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होने की संभावना है? पहला है ट्रोजन, दूसरा है मैन इन द मिडल, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS, और चौथा है आपका एंटीवायरस। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इस प्रकार के हमला में, ठीक है, जब इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस जो अटैक होता है, तो इस प्रकार के अटैक में हैकर जो है बहुत सारे कंप्यूटर, या जिसको हम बोल सकते हैं बॉटनेट, जो कंप्यूटर अपने आप चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉटनेट का उपयोग करके एक साथ में एक ही समय पर किसी वेबसाइट के सर्वर पर भारी मात्रा में नकली ट्रैफिक भेज देता है। जैसे हम यहां देखें तो ये हमारे पास हैकर है। ये हैकर जो है बहुत सारे कंप्यूटर, या हम जिसको बोल सकते हैं क्या, बॉटनेट, इन सब का उपयोग करके एक ही समय पर एक ही साइट के लिए बहुत सारा ये रिक्वेस्ट जो होता है वो भेज देता है, जिसके चलते ये सर्वर पर नकली ट्रैफिक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब सर्वर जो हमारा ये जो फाइल है यहाँ पे, ये फाइल किसी ना किसी सर्वर पे होगा। ये इस फाइल को एक्सेस करके, समझो फ्लिपकार्ट ही एक्सेस कर रहे हैं, तो इस साइट को एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई सर्वर होगा। जब बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है सर्वर पे, तो सर्वर जो होता है इतने सारे रिक्वेस्ट को नहीं झेल पाता है, जिसके चलते ये सर्वर क्रैश हो जाता है। जब सर्वर ही क्रैश हो गया तो हमारा ये साइट जो है वो वर्क करना बंद कर देगा, जिसके चलते जो हमारा एक्चुअल यूजर है वो इस साइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा और डिनायल ऑफ सर्विस जो है वो दिखाने लगेगा। क्या दिखाने लगेगा? डिनायल ऑफ सर्विस। तो ये जो है, ये प्रॉब्लम जो है आपके ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसके चलते जो बिक्री है, जो सेलिंग है और जो यूजर है उसका भरोसा जो होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन क्या? ट्रोजन। ट्रोजन जो होता है एक प्रकार का वायरस है। क्या एक प्रकार का
वायरस है, और एंटीवायरस जो है इस वायरस को खत्म करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे सिस्टम को बचाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से कौन सा ईमेल पाने या भेजने, ईमेल रिसीव करने या सेंड करने के लिए इस्तेमाल होने वाला स्टैंडर्ड मानक प्रोटोकॉल नहीं है। यानी इनमें से किस प्रोटोकॉल का हम लोग यूज जो है वो मेल को भेजने या पाने में नहीं करते हैं। POP3, IMAP, SMTP या SNMP। अगर आपको इसका फुल फॉर्म याद है तो आप इसको आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होता है आंसर डी। कौन सा है? SNMP। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंपल, क्योंकि फुल फॉर्म से पूछा जाएगा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अच्छा, POP3 क्या है? ये होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। IMAP ये क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इन चारों का आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर है, ईमेल भेजने और पाने के लिए हम किसका उपयोग नहीं करते हैं? SMTP का। ठीक है। अच्छा, इसको समझते क्या होता है, देखिए। जैसे आपके पास ये सेंडर्स पीसी है, जहां से मेल भेजा जा रहा है, और ये है रिसीवर्स पीसी जहां पे मेल आएगा। जैसे यहां से भेजने वाला जो है उसका नाम है या ईमेल है a@gmail.com, यानी कि हम जीमेल के सर्वर से मेल भेज रहे हैं, और जहां पे आ रहा है वो है b@yahoo.com। ठीक है, तो रिसीवर का जो मेल है हमारे पास कौन सा? yahoo.com है, तो इसका सर्वर जो होगा वो किसका सर्वर होगा? याहू कंपनी का सर्वर होगा। और सेंडर का जो मेल है वो जीमेल का है, तो सेंडर का जो सर्वर होगा वो जीमेल कंपनी का होगा। ठीक है। अब यहां देखा वो दिखाया गया है SMTP जो होता है। ठीक है, क्या होता है? SMTP जो होता है इसको लोग मेल भेजने के लिए यूज करते हैं। इसके लिए मेल भेजने के लिए, तो जब सेंडर से हम लोग सेंडर के सर्वर पे पहले मेल जाएगा, और उस सर्वर से रिसीवर के सर्वर पे मेल जाएगा, और फिर रिसीवर के सर्वर से रिसीवर के कंप्यूटर पे मेल जाएगा। तो सेंडर के पीसी से सेंडर के सर्वर में, भेजने वाले के सर्वर में मेल जो भेजता है वो प्रोटोकॉल यूज करता है SMTP। ठीक है, कौन सा यूज करता है? SMTP। वही काम क्या करेगा? सेंडर जो है वो रिसीवर के सर्वर पर भेजेगा, तो ये भी यूज करता है SMTP। अब IMAP क्या होता है? तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि ईमेल जो यहाँ पे सर्वर पे है, इसको मैनेज करने का और सिंक्रोनाइज करने का काम करता है IMAP। और POP क्या करता है? POP जो है सर्वर से पीसी में जो ईमेल है उसको डाउनलोड करने का काम करता है। यानी पीसी से सर्वर में भेजने का काम करता है SMTP, और सर्वर से पीसी में भेजने का काम करता है हमारे पास POP। और IMP जो है इसका मेन काम है सर्वर पे मैसेज को या मेल को सिंक्रोनाइज करना। नेक्स्ट है, नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल उपकरणों के बीच संचार के नियमों को परिभाषित करते हैं। वेब कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? वेब कम्युनिकेशन के लिए यानी वेबसाइट के लिए, इंटरनेट के लिए कौन सा यूज किया जाता है? FTP, HTTP, SMTP या POP3? तो POP3 तो अपने पीछे देख लिया, ये क्या होता है? सर्वर को मेल को सर्वर से पीसी में डालना। ये तो होगा नहीं, इसका आंसर होता है B, HTTP। देखिए इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कहता क्या है कि यह वर्ल्ड वाइड वेब www पर वेब ब्राउजर जो है, वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच डाटा का ट्रांसफर करता है। वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच डाटा का ये ट्रांसफर करता है। इसी से मिलता जुलता एक प्रोटोकॉल है HTTPS। ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ये सिक्योर। एक वर्ड जुड़ जाता है इसमें, सिक्योर। यह जो है कुछ है नहीं, वो HTTP का सिक्योर वर्जन है। जो डाटा को, ठीक है, जो डाटा है इसको ट्रांसफर करने से पहले इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, उसको इनक्रिप्ट करता है और तब उसको ट्रांसफर करता है। FTP क्या होता है, इसको बोलते हैं हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो होता है वो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है क्लाइंट से सर्वर के बीच में। ठीक है, क्लाइंट से सर्वर के बीच में फाइल का ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, FTP का। और SMTP क्या होता है, पीछे देखा हमने, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये आपका सेंडर के PC से सर्वर पे मेल भेजने का काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है अपने पास, एक मेमोरी चिप में 8 MB डेटा स्टोर करती है तो इसमें कितने बाइट होते हैं। यानी 8 MB को कन्वर्ट करना है हमको बाइट में। तो 1 MB जो होता है, 1 MB जो होता है वो होता है 1024 KB का। तो यानी यहाँ पे 8 MB है तो 8 गुने 1024 KB हो गया। ठीक है, और देखिए 1 KB जो होता है, ठीक है, MB से हमारे पास कहां चला गया, KB में चला गया। और जो 1 KB जो होता है वो 1024 बाइट होता है। कितना होता है, 1024 बाइट। तो यहां से KB को हटाएंगे हम तो 8 गुने 1024 पहले से था और KB को हटाएंगे तो 1024 बाइट भी आ जाएगा। अब अगर हम इन सबको गुना करें, इन सबको हम गुना करते हैं तो हमारा आंसर आता है ऑप्शन बी। कौन आता है, ऑप्शन बी इसका आंसर होता है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर संसाधनों रिसोर्स को प्रबंधित, मैनेज करने, उपयोगकर्ता यूजर इंटरफेस प्रदान करने और एप्लीकेशन को चलाने का काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुद एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को चलाने का काम कौन करता है ये पूछा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर है। तो हमारा बच्चा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यूजर और इंटरनेट के बीच, सॉरी, यूजर और एप्लीकेशन के बीच जो है हमारा इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में हम सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर हम 2 प्रकार से बांटते हैं, एक को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर। इसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, जो ऑप्शन बी है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यही होता है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर और डिवाइस ड्राइवर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो जनरल पर्पस और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये तो हमने देख लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यूजर और एप्लीकेशन के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, अच्छा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे पास कहते हैं डिवाइस ड्राइवर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये जो होते हैं वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में आते हैं MS वर्ड और फोटोशॉप, और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में जो किसी पार्टिकुलर वर्ग के लिए बने हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ये जो होते हैं आपके कस्टमाइज के लिए आते हैं, ये आपके पार्टिकुलर उसी काम के लिए बनाए गए हैं। क्लियर है यहां तक। तो ये आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो हम लोग इस चैनल